देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। भारत का एक वीर सपूत देश से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा देश की आज़ादी के लिए योजना बना रहा था। लेकिन सामने चुनौतियां बड़ी थीं और संसाधन कम। आज़ादी की लड़ाई के लिए सेना बनानी थी, लेकिन सेना के लिए ना रसद की व्यवस्था थी, ना ही हथियारों की। सबसे बड़ी चुनौती थी कि सैनिकों को ट्रेनिंग कैसे दी जाए। ऐसे में रास्ता निकाला गया कि क्यों ना अपने दुश्मनों के संसाधनों का इस्तेमाल करके उनके ही खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। जिन अंग्रेजों से लड़ना था, उन्हीं अंग्रेजों की ट्रेनिंग और हथियार उनके खिलाफ इस्तेमाल करने की योजना बनाई गई। इस योजना के सूत्रधार थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और विनायक दामोदर सावरकर। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया में एस.एन. सेन लिखते हैं कि 21 जून 1940 को बोस की मुलाकात सावरकर से हुई। सावरकर ने बोस को भारत छोड़कर यूरोप जाने और वहां पर भारतीय सैनिकों को व्यवस्थित करने तथा जापान द्वारा ब्रिटेन पर युद्ध की घोषणा करते ही तुरंत हमला करने की सलाह दी। आज़ादी के दो दीवाने एक साथ काम कर रहे थे। नेताजी सेनापति की भूमिका में थे, वहीं छरहरे कदकाठी के सावरकर योजना बनाने में लगे थे। हिंदू महासभा के दिनों से ही रास बिहारी बोस और वीर सावरकर के अच्छे संबंध थे। जब भारत में ये योजना बनाई जा रही थी, उस समय रास बिहारी बोस जापान में एक सेना का संगठन कर रहे थे। सावरकर इस बात से भली भांति परिचित थे, इसलिए उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को जापान जाने की सलाह दी। लेकिन अफसोस 1940 में बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जनवरी 1941 में वह बच निकले और भारत छोड़कर चले गए। जब बोस ने भारत की आज़ादी के लिए युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति का फायदा उठाने का फैसला लिया, तो उनके इस मिशन में सावरकर और रास बिहारी बोस अहम सहयोगी बन गए। जापान में सुभाष चंद्र बोस जब आज़ाद हिंद फौज को मजबूत बना रहे थे, तब भारत में सावरकर युवाओं को अंग्रेजी फौज में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे थे। बड़ी संख्या में भारतीय युवक सावरकर की प्रेरणा से अंग्रेजों की सेना में शामिल होकर हथियार चलाना सीख रहे थे। आज भी कई लोग सावरकर के इस आह्वान का इस्तेमाल उनके खिलाफ करते हैं। उस समय भी वो लोग सावरकर को खरी खोटी सुना रहे थे, उन्हें अंग्रेजों का पिट्ठू बता रहे थे। लेकिन सावरकर इन आलोचनाओं से परे अपनी योजना में व्यस्त थे। देश हित के लिए अन्य त्यागों के साथ साथ जनप्रियता का त्याग करना सबसे बड़ा और ऊंचा आदर्श है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, वर जनहितय ध्येय केवल न जनोस्तुति। और ये बात सावरकर भली भांति जानते थे। अंग्रेजों को कानों कान खबर नहीं लगी कि किस तरह उनके ही संसाधनों का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जा रहा है। इस योजना के बारे में देश को पता तब चला जब 25 जून 1944 को आज़ाद हिंद फौज के रेडियो पर सुभाष चंद्र बोस की आवाज़ में एक संदेश सुनाई दिया। जब राजनीतिक गुमराही और दूरदर्शिता के कमी के कारण कांग्रेस पार्टी का हर नेता आज़ाद हिंद फौज के जवानों को भाड़े का सिपाही कहकर निंदित कर रहा है, वैसे समय में यह जानकर अपार खुशी हो रही है कि वीर सावरकर निर्भयतापूर्वक भारत के युवाओं को फौज में शामिल होने के लिए लगातार भेज रहे हैं। ये सूचीबद्ध युवा हमारी आज़ाद हिंद फौज के लिए सैनिकों और प्रशिक्षित पुरुषों के लिए स्वयं को हमें सौंपते हैं। नेताजी के इस मिशन में एक और अहम सहयोगी थी, अनुशीलन समिति। सावरकर से मिलने के बाद बोस ने विदेश जाने का फैसला लिया, तो अनुशीलन समिति भी उनके सहयोग के लिए तैयार हो गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस हिज आइडियाज एंड विजन में डॉक्टर मंजू गोपाल मुखर्जी लिखते हैं, इस मिशन में अनुशीलन समिति ने बोस की मदद की थी। सावरकर और रास बिहारी बोस के साथ संपर्क स्थापित किया गया था। अनुशीलन समिति के त्रिदिप चौधरी इस मार्ग से बोस को भगाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए पहाड़ी जनजातियों और उत्तर पश्चिम फ्रंटियर प्रांत में एक सर्वेक्षण के लिए भी गए थे। इस अनुशीलन समिति के सदस्यों में एक नाम नागपुर के एक डॉक्टर का भी था। वो कोई और नहीं, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार थे। डॉक्टर हेडगेवार के मृत्यु से कुछ दिनों पहले ही हितवाद और अंग्रेजी पत्रिका मॉडर्न रिव्यू ने
बोस और हेडगेवार की मुलाकात की सूचना दी थी। खबर का हेडलाइन था कि डॉक्टर हेडगेवार की 51 साल की उम्र में ही उच्च रक्तचाप के कारण नागपुर में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से सिर्फ एक दिन पहले ही सुभाष चंद्र बोस उन्हें देखने गए थे। इस मुलाकात में क्या बात हुई, क्या योजना बनी, इसका जिक्र कहीं नहीं मिलता, लेकिन एक बात तय है कि इस मुलाकात में भारत के स्वाधीनता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखा गया। आज आजादी के 70 से ज्यादा सालों के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वो सम्मान मिला है जिसके वो असल हकदार हैं। भारत के वीर सपूत की जयंती अब पराक्रम दिवस के तौर पर मनाई जाएगी। आजाद हिंद फौज के शौर्य को अब लाल किले से सलामी दी जाएगी। लेकिन जब इस सलामी के लिए आप अपना सर ऊंचा उठाएं तो नेताजी के पराक्रम के साथ साथ उन भेड़ियों की शकल पहचानने की भी कोशिश कीजिए जिन्होंने कदम कदम पर उनका अपमान किया। मुखौटा लगाकर बैठे उन वामपंथियों को पहचानिए जिन्होंने नेताजी की ऐसे अपमानजनक कार्टून बनाए। ये तब भी भ्रम फैला रहे थे, ये आज भी भ्रम फैला रहे हैं। वो तब भी देशभक्तों का माहौल बना रहे थे, वो आज भी बना रहे हैं। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इतिहास की उस अनछुई कहानी को लोगों के सामने लेकर आएं जिस पर जानबूझकर पर्दा डाल दिया गया। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।